हाँ बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनबीएस नंबर 11। इसमें पढ़ाऊंगा कंडक्टेंस एंड कोलार्च लॉ। ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं, जब भी आते हैं बम्फर आते हैं, 2-2 क्वेश्चन एक एक पेपर में आ जाते हैं कंडक्टेंस के। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और एनबीएस को पेपर में जाने से पहले हर बच्चा बार बार कह रहा हूं 2 बार कम से कम रिवाइज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये हाई वेटेज सब टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं कह रहा हूं, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करके आ पाए, बस मेरी ये ख्वाहिश है। जैसे हर बच्चे के 120 130 से ऊपर ही नंबर आए, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपने सभी दोस्त यारों तक पहुंचा दो कि एनबीएस को फॉलो करें, जैसे सबके अच्छे नंबर आ पाए। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो, एनबीएस नंबर 11 कंडक्टेंस एंड कोलार्च लॉ। सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, C = 1/R और इसकी यूनिट क्या होती है, साइमेंस या ओम इनवर्स। देखो, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, आपको सिर्फ फार्मूले अच्छे से याद हो और फार्मूले की मीनिंग, है ना। तो कंडक्टेंस इक्वल टू होता है C = 1/R और इसकी यूनिट क्या होती है, साइमेंस या ओम इनवर्स। अच्छा, कंडक्टेंस, जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा चार्ज का फ्लो, जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा चार्ज का फ्लो। तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ आयंस के। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। अच्छा, मान लो नंबर ऑफ आयन कांस्टेंट हो, तब कैसे निकालोगे, तब कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, और चार्ज का डोमिनेशन होता है। जब चार्ज भी कांस्टेंट होगा तब साइज पे जाओगे, चार्ज का डोमिनेशन होता है। साइज वाला रूल कब लगाओगे, जब चार्ज भी कांस्टेंट हो, जब चार्ज भी कांस्टेंट हो, तब हम साइज वाला रूल लगाएंगे। तो साइज वाला रूल सबसे लास्ट में लगेगा। तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस के, फिर कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और फिर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन के। क्लियर है, 3 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। अच्छा, कब कौन लगेगा, सबसे पहले ये चेक करोगे जब नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट हैं, तो ये चेक करो, जब ये कांस्टेंट हो तब ये चेक करो। अच्छा, कंडक्टिविटी कापा होती है, कापा कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/ρ, रो मतलब रेजिस्टिविटी। तो कापा इक्वल टू 1/ρ इसका फार्मूला होता है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, कापा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं, और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलर कंडक्टेंस जो होता है बच्चों, वो देखिए क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। m क्या है, मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इसकी यूनिट निकालोगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगी। अब यदि मोलरिटी है तो मोलरिटी, और यदि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट है तो भी यहीं रख दोगे, क्योंकि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट भी मोल पर लीटर में होती है और मोलरिटी भी मोल पर लीटर में होती है। तो आप चाहे मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलो या फिर सॉल्बिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बोलो, दोनों एक ही बात है। तो मोलरिटी दी जाए तो मोलरिटी यहां पे रखो, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट दी जाए मोल पर लीटर में तो सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट यहां पे रखो। लैम्डा इन्फिनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होता है कापा इंटू 10⁻³ नॉर्मलिटी। देखो, नॉर्मलिटी से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा, मोलरिटी से डिवाइड करोगे तो मोलर कंडक्टेंस आएगा। ऊपर की वैल्यू दोनों में सेम है। अब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। किसी बच्चे को n फैक्टर निकालने में दिक्कत आए तो कभी नहीं आएगी, क्यों, किसी आयन का n फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज होता है। आयन का n फैक्टर क्या है, चार्ज ऑफ आयन, जो आयन के ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑफ आयन। और किसी सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है, ये आप जानते हो,
सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, या टोटल निगेटिव चार्ज, है ना। तो यहां पर एन फैक्टर निकालना बहुत इजी होगा। हर आयन के ऊपर चार्ज जानते हो, एल्युमिनियम के ऊपर +3, जेडन के ऊपर +2, सल्फेट के ऊपर -2, और यूनिट रखनी होती है, प्लस माइनस नहीं रखने होते हैं, और इसी तरह निकाल लोगे। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो गौर से सुनना, देखो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज करते हैं। डाइल्यूशन करने को ही कहा जाता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्यों, पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होता है, या कहो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं। मगर इस बात को विशेष ध्यान रखना, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर क्यूब निकाली जाती है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब देखो ये आया यहां से इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब किसी ने कहा कितना कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन बताई गई है, लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस b/√c। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट कंसंट्रेशन, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, क्यों, ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ये m हो गया, है ना, और ये c हो गया प्लस का। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप किसका ग्राफ आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आएगा। ये देखो, जब आप लैम्डा m और √c के बीच में ग्राफ खींचोगे। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालोगे, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए कोलार्च ने अपना ला दिया, जिसको हम कोलार्च ला कहते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सभी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। जब पानी बहुत मिला दोगे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सभी इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयोनाइजेशन होता है, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। जैसे एस्टिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तब भी 100% डिसोसिएशन होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो इन्होंने कहा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सभी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करते। तो लोगों ने कहा निकालोगे कैसे, तो निकालने का इन्होंने तरीका बताया। सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है AXBY, तो AXBY का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालोगे, X इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A आयन प्लस Y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ B आयन। देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालोगे, X इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A आयन, Y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ B आयन। अब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, तो वहां पर आयन का मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AXBY मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ B आयन। अब यहां चेक करो X का मल्टीप्लाई नहीं है, यहां चेक करो Y का मल्टीप्लाई नहीं है। तो जरा ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने में आयन के नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, मोलर कंडक्टेंस निकालने में आयन के नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अब दोनों में रिलेशन क्या है आपको पता ही है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जिसका मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हो उसका एन फैक्टर रखा और उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखा, आंसर आ जाएगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा होता है, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कर्व फॉर्म में होता है ऐसा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हमेशा ध्यान रखना कर्व फॉर्म में होगा,
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो होगा वो बेटा स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग होगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस होती है मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट फाइनाइट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल एट इनफिनाइट कंसंट्रेशन इनटू 100। मतलब उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस एक नॉन कंसंट्रेशन पे, उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इनटू 100। मान लो मोलर कंडक्टेंस ना मिले तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रख दो। सेम मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट कंसंट्रेशन, सेम मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, इससे अल्फा निकल आएगा। और यदि अल्फा निकल आया तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्यों? अल्फा यहां से मिल गया, यहां डाल दोगे, सी की वैल्यू दी होगी, तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाला जा सकता है। अल्फा हम ऐसे निकाल लेंगे और फिर फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है? ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो 2025 का क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन आया था, इसके दो ऑप्शन सही थे। आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कंपाउंड विल हैव मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा कंडक्टेंस। अब देखो इसमें आयन कितने हैं? एक कॉम्प्लेक्स आयन, 3 Cl आयन, 4 आयन है। इसमें क्या है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, एक आयन है। इसमें देखो एक कॉम्प्लेक्स आयन, एक Cl आयन, 2 आयन है। इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, एक आयन है। तो मिनिमम कंडक्टेंस का मतलब मिनिमम आयन होने चाहिए, और मिनिमम आयन किसमें है? 3 में भी है, 4 में भी है। इसीलिए इसका आंसर 3 और 4 है। तो जिसने 3 टिक किया था उसको भी नंबर मिला था, जिसने 4 टिक किया था उसको भी नंबर मिला था। अब देखो द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। सेंटीमोलर का मतलब सेंटी कितना होता है? 100 होता है ना। इसका मतलब m/100। द कंडक्टेंस ऑफ सेंटीमोलर KCl इज इतना। आपको कंडक्टेंस की वैल्यू दी है ना, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R की वैल्यू दी है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है सेल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कापा इक्वल टू C इंटू L अपॉन A। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो कापा की वैल्यू दी है 0.0210, C इक्वल टू होता है 1 अपॉन R की वैल्यू दी है, L अपॉन A पूछ रहा है, L अपॉन A ही तो सेल कांस्टेंट है, तो बस इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 0 0 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब ये देखिए 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे। अब इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी किसी मॉलिक्यूल की दी है, कितने कंसंट्रेशन पे? इतने कंसंट्रेशन पे। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.050 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक वीक एसिड, कोई वीक एसिड है जैसे एस्टिक एसिड, इज इतनी। किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दी है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, तो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही होता है कि किसी नॉन कंसंट्रेशन पे उस मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस और उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, है ना। परसेंटेज में नहीं दिया इसलिए 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो किसी नॉन कंसंट्रेशन पे तो कंडक्टेंस दिया है 90। देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट 0.05 मोल कंसंट्रेशन पे वैल्यू कितनी है? 90। अब इनफिनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे देखो कैटायन का कंडक्टेंस दिया है और एनायन का कंडक्टेंस दिया है, तो भाई HA का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकालना है, तो नीचे कितना है 1, यहां कितना है 1। क्यों? मोनो
बेसिक। मोनो बेसिक का मतलब होता है जिसमें एक एच आयन हो। तो 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एच आयन प्लस 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ निगेटिव आयन ए आयन। अब इनको जोड़ दो तो देखो ये है, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 400 आ गया। अब आप इसको यहां डाल दीजिए 400 इंटू 100 नहीं, क्यों परसेंटेज में नहीं दिया है, 0 से 0 उड़ गया, 9/40। तो आप क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 90 हो गया, 2 बार गया है ना, 10 बचा, कितना बचा 10, 10 का 100 हो गया, फिर 2 बार गया, 20 बचा, अब 20 का 5 हो गया, 20 2500। तो ये देखो आ रहा है, आंसर इज दिस। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप चेक कर लो। अगला करते हैं, देखिए द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl सोडियम एसीटेट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज दिस। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब देखो एस्टिक एसिड का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, ये देखिए इसका पूछ रहा है, और दिया किसका किसका है, NaCl का दिया है, HCl का दिया है और सोडियम एसीटेट का दिया है। तो मुझे किस किस आयन का चाहिए, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे एस्टिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, एसीटेट आयन प्लस H आयन के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई मैंने क्या पढ़ाया था, 1 इसमें कितने, ए के नीचे कितना है 1, तो 1 इंटू एसीटेट आयन कंसंट्रेशन, 1 इंटू H आयन कंसंट्रेशन। तो हमें एसीटेट आयन और H आयन का कंडक्टेंस चाहिए। अब कैसे निकलेगा, गौर से देखो, गौर से देखो, इसके पास एसीटेट आयन है, इसके पास H आयन है, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो जुड़ गया, तो ये कितना है, हाँ सोडियम एसीटेट है 91.0 और HCl है 426.16, ये देखो जुड़ गए। तो जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो एसीटेट आयन के साथ सोडियम आयन भी आ गया और HCl में H आयन के साथ Cl आयन भी आ गया, मगर हमें सिर्फ एसीटेट आयन और सिर्फ H आयन चाहिए है। तो जब इनको जोड़ते हो तो इसके साथ सोडियम भी आ जाता है, इसके साथ Cl भी आ जाता है। तो मैं क्या करूं, इसको माइनस कर दूं, तो जब इसको माइनस करूंगा तो Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, तो सिर्फ H आयन और एसीटेट आयन बचा। तो मैंने क्या किया, NaCl को माइनस कर दिया, ये देखो NaCl को माइनस कर दिया। भाई ऐसा हुआ, पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये ऐसे हो गए। अब मुझे तो सिर्फ एसीटेट आयन चाहिए, H आयन चाहिए, तो मैंने क्या किया, पूरे में NaCl माइनस कर दिया। अब ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो बस देखो वही बचा। अब इसको सॉल्व कर लो आप उठा के, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा। ओ भाई 1 मिनट यार, कैलकुलेशन के लिए, हाँ ये है तो, हाँ अब करिए, 91 प्लस 426.16 बराबर माइनस 126.45। तो ये 390 आ रहा है। अब 390 ये आंसर आ गया, ये देखो। बात समझ पाई कैसे क्वेश्चन करना है, बात समझ पा रहे हो। अब इस क्वेश्चन को करो, अब इस क्वेश्चन को करिए, क्या पूछ रहा है वो देखो बच्चों, क्या पूछ रहा है, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इक्वल सॉल्यूशन इज गिवन। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी और √c के बीच में ग्राफ दिया है। अब वो पूछ रहा है ये ग्राफ किसका है, देखो ये कर्व ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है और कर्व ग्राफ किसका होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट ढूंढो, तो ये तो NaCl है, NaCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अब ये देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये सॉल्ट है, सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, सॉल्ट है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अब आप कर लोगे। दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं, एक ये क्वेश्चन है, आप इसको कहो तो 2 सेकंड में कर देते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मोलर कंडक्टिविटी दी है, बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट की पूछ रहा है, तो हमें कौन कौन सा आयन चाहिए, बेरियम आयन चाहिए और सल्फेट आयन चाहिए। हमें बच्चों कौन सा आयन चाहिए, बेरियम आयन चाहिए। क्यों, बेरियम सल्फेट की पूछ रहा है, तो हमें एक बेरियम आयन चाहिए और एक सल्फेट आयन चाहिए। अब बेरियम आयन किसके पास है, इसके पास है, तो इसको जोड़ दो 280 प्लस, सल्फेट आयन किसके पास है, इसके पास है, ये एसिड लिखा है तो इसको जोड़ दिया। तो जब आप बेरियम क्लोराइड को जोड़ोगे तो यार 2 Cl आ गए, ये देखो। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ोगे तो ये आ गया, ऐसे। अब हमें सिर्फ ये और ये चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं, और हमारे पास एक्स्ट्रा 2 H आयन आ गए, 2 Cl आयन आ गए। तो हम क्या करें, इसमें 2 का माइनस करके माइनस कर दें। 2 का क्यों माइनस करें, क्योंकि 2 H आयन आए हैं और 2 Cl आयन आए, तो मैंने इसमें 2 का माइनस कर दिया। ये क्या है, 426। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है ना। तो देखो इसको डबल करो तो 856 और ये 807 लिखा है, तो 856 है ना, तो 4 बचा। क्यों भाई, 26 दूना 52, सॉरी 52 होता है, 1 मिनट रुक जाओ, 26 दूना 52 है ना, और ये लिखा है तो ये 8 बचेगा। ये 860 है और ये 852 है, तो 8 बचेगा, तो ये आ जाएगा 288 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बस 1-2 क्वेश्चन बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले एनबीएस पे। सभी लोग ईमानदारी से फॉलो करें, पेपर से पहले लगभग 2 बार हर एनबीएस को देखना है। ठीक है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के हैं। ठीक है, कहीं पर भी बैठ के देख लो, खाना खाते समय देख लो, टहलते समय देख लो, ठीक है, मूवी देखते समय देख लो, और अच्छे से पढ़ाई करते देखो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट एनबीएस में।